नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सोशल साइंस का 9वां टेस्ट करा दिया गया है। आज 10वां टेस्ट है। आपका एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा अगले महीने है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है हम आपके एग्जाम्स तक प्रैक्टिस करवाएंगे। कल मैंने करंट अफेयर्स की क्लास डाली है, जो वीकली करंट अफेयर्स हम डालते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में कवर करा दिया जाता है। तो दूसरा वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो 1 से 7 सितंबर तक के करंट अफेयर्स का था। दूसरा 7 से लेकर 13 सितंबर तक जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, नेशनल इंटरनेशनल, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं। तो जाके वीडियोस देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स चाहे आपका एग्जाम हो या किसी भी एनटीपीसी हो, वनडे एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, करंट अफेयर्स मेजर पार्ट होता है। तो हमने एक ऐसी सीरीज चालू की है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम एक हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में करवाते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वैश्विक स्तर पे, नेशनल लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो जाके जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज 10वां टेस्ट है सोशल साइंस का और आज के टेस्ट में थोड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और फाइनली अब आपका अगले महीने एग्ज़ाम है। तो अब आपका इवैल्यूएशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खुद के लिए कि आप कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे आंसर्स आप सही कर पा रहे हैं और आप अभी इस कहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। आपका अगर 1 महीने बाद एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो वहाँ पे फिर आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप चीज़ों को पढ़ें, आप चीज़ों को इस लेवल पे लेके जाएं कि हम किसी चीज़ को ऐसा ब्रॉड लेवल पे, आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप पॉलिटी की कोई बुक उठा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, गिग इकॉनमी क्या है? बताइए गिग इकॉनमी क्या है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं बहुत सारे। देखिए क्या है गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें लोग स्थायी नौकरियों में काम करते हैं। वर्ड देखिएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें लोग फ्रीलांस या अस्थायी रूप से कार्य करते हैं या केवल सरकारी नौकरियों पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो बताइए क्या होगा, क्या है गिग इकॉनमी? बताइए। आप सब जानते हैं गिग इकॉनमी के बारे में, आप सबका एग्जाम से, तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या है गिग इकॉनमी और किसे कहा जाता है गिग इकॉनमी। बताइए। तो देखिए गिग इकॉनमी बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे मान लीजिए आपने ज़ोमैटो वालों को देखा होगा, आपने एक ऑर्डर किया, ज़ोमैटो वाले भैया आए, आपको वो पार्सल दे के चले गए। आपने स्विगी में ऑर्डर किया, मीशो में, आपने फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में जब आप ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, डिलीवरी गर्ल्स होती हैं कई जगह। तो जो ये डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल्स होते हैं, क्या ये स्थायी तौर पे काम करते हैं इन कंपनीज़ पे? नहीं, वो अस्थायी तौर पे काम करते हैं, फ्रीलांसर्स पे काम करते हैं, एक बेसिकली टेन्योर पे काम करते हैं। कितने टेन्योर पे? वो उनका जो भी टेन्योर रहता है कि उन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने, वो स्थायी तौर पे किसी नौकरी पे नहीं होते हैं। वही इकॉनमी कहलाती है गिग इकॉनमी, वह अर्थव्यवस्था जिसमें लोग फ्रीलांस और अस्थायी कार्य करते हैं, स्थायी रूप से उन्हें जॉब नहीं मिलती है, और वो क्या कहलाते हैं? गिग इकॉनमी का पार्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाएगा कि ये कोई ठेकेदार है जो आपका घर बनवा रहा है, तो वो जो ठेकेदार आपका घर बनवा रहा है, क्या वो स्थायी रूप से उस कार्य में है? नहीं, वो एक निश्चित कार्यकाल यानी निश्चित समय के लिए ही उस कार्यकाल में है, उसे स्थायी तौर पर जॉब नहीं मिली है, तो वो भी एक गिग इकॉनमी का ही पार्ट होगा। जैसे ज़ोमैटो वाले जो भैया आते हैं पार्सल देने आपके यहाँ, तो वो गिग इकॉनमी का पार्ट इसलिए है क्योंकि उनको ज़ोमैटो में स्थायी तौर पे नौकरी नहीं मिली हुई है, वो एक फ्रीलांस के तौर पे, अस्थायी तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं। आपके यहाँ जो आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, उस शॉपिंग के दौरान जो आपको डिलीवरी देने आते हैं लोग, वो भी एक गिग इकॉनमी का ही पार्ट है। तो गिग इकॉनमी में क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें लोग फ्रीलांस और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं, वही क्या कहलाती है? गिग इकॉनमी कहलाती है। क्लियर? तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा कि गिग इकॉनमी क्या होती है। देखिए हमने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म समझे हैं, जैसे हमने बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जाना, राजकोषीय घाटा जाना, हमने एसएलआर जाना, सीआरआर जाना, कैश रिजर्व रेशियो। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम आपके एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए टेस्ट करवाते हैं सोशल साइंस और साइंस के, और कुछ मैराथन क्लासेस भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसमें भी एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल होंगे, तो आप वहाँ चले जाइए, आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। तो हमने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई कैसे मॉनेटरिंग पॉलिसी रेगुलेट करता है, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म्स जाने हैं। उसी टर्म्स में
एक गिग इकॉनमी छूट रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है अभी हाल ही के दिनों में। तो गिग इकॉनमी से क्वेश्चन पूछना आपके एग्जाम्स में इसकी संभावना बढ़ जाती है, तो इस वजह से मैंने इस वाले टेस्ट में गिग इकॉनमी के क्वेश्चंस लाए हैं। अभी हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति जी चुने गए हैं। कौन बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति जी, बता सकते हैं क्या आप? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कराता है? पहले आप इसका आंसर बता दीजिए मुझे। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य? कौन कराता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? और प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि अभी चुने गए हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति जी। और कौन है बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति? तो सीपी राधाकृष्णन जी बने। क्या नाम है उनका? सीपी राधाकृष्णन जी। किस नंबर के बने हैं? किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 15th क्रम के उपराष्ट्रपति बने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भारत के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। विपक्ष में इनके कौन था? कौन था इनके विपक्ष में? तो इनके विपक्ष में थे वी सुदर्शन रेड्डी। इनके विपक्ष में कौन थे? वर्सेस वी सुदर्शन रेड्डी जी। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, सुदर्शन रेड्डी जी। और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं अभी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कल के करंट अफेयर्स में उसमें कवर करा दिया है आपको, तो आप करंट अफेयर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट मिले हैं, विपक्ष को कितने वोट मिले हैं, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, वो सब मैंने कवर कराया है करंट अफेयर्स में। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन यहाँ पे एक टर्म जान लीजिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म जो आपके लिए जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन किया जाता है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्लस कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य कराते हैं, जिसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपके लिए मेरा एक सवाल है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो भारतीय संविधान में किस देश से अडॉप्ट किया गया है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? तमिलनाडु से। 15th क्रम के हैं। किन विपक्ष में कौन थे? वी सुदर्शन रेड्डी जी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? हिस्ट्री में जो आपका ये वाला पार्ट है साउथ वाला, ये कई सारे लोगों को टफ लगता है। टफ लगना भी चाहिए कि वहाँ पे क्या है, जो स्थापत्य काल है उनका, स्थापत्य वास्तुकला, इनका बहुत विकास हुआ है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें। और जनरली जो हमारी बुक्स भी हैं वो इतनी ज़्यादा जानकारी नॉर्थ इंडिया वाली जो बुक्स हैं नहीं देती हैं, लेकिन सवाल तो आएंगे ही। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? और आपके सामने ऑप्शन है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो बताइए महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस शासकों द्वारा बनवाए गए हैं? खुद का इवैल्यूएशन भी करना है आपको, कितने आंसर सही हो पा रहे हैं आपके। तो जो महाबलीपुरम मंदिर है वो किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो याद रखिएगा पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए थे। और कौन से? पल्लव वंश में कौन थे शासक? पल्लव वंश के 2 शासक थे बहुत फेमस, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और दूसरे थे नरसिंह वर्मन सेकंड। इन्हें ही जाना जाता था राजसिम्हा के नाम से, नरसिंह वर्मन सेकंड। और इन्हें ही किस नाम से जाना जाता था? राजसिम्हा, राजसिम्हा के नाम से जाना जाता था। और बेसिकली ये जो मंदिर हैं, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, ये चट्टानों को काट के बनाए गए। कैसे बनाए गए हैं? चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। और इनमें इससे ही है रथ मंदिर, गुफा मंदिर, चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। अरे 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 कहाँ चला गया ये? चलिए फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं।
तो ये कैसे बनाए गए हैं महाबलीपुरम के मंदिर? चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। और इन्हीं में से रथ मंदिर भी शामिल है, गुफा मंदिर भी शामिल है। ये हट गया, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाबलीपुरम के जो मंदिर है किस शासकों द्वारा बनवाए गए? तो हमने जान लिया कि पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए। पल्लव शासकों में 2 नाम हमने क्या जाने? चलिए आपका रिवीजन हुआ जा रहा है इसी बहाने। 2 शासक हमने कौन से बताए हैं? नरसिंहवर्मन फर्स्ट और नरसिंहवर्मन सेकंड। नरसिंहवर्मन सेकंड को ही किस नाम से जाना जाता है? नरसिंहवर्मन सेकंड को ही जाना जाता है राजसिम्हा के नाम से, राजसिम्हा के नाम से। और ये महाबलीपुरम के मंदिर कैसे बनाए गए हैं? चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। और इन्हीं में से क्या शामिल है? रथ मंदिर, गुफा मंदिर, इन्हीं में शामिल रथ मंदिर और गुफा मंदिर। तो याद रखिएगा महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा ये बनवाए गए हैं। और पल्लव वंश के किन शासकों द्वारा बनवाए गए हैं? नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन सेकंड। और नरसिंहवर्मन सेकंड को ही किस नाम से जाना जाता है? राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस शताब्दी में बनाए गए हैं वो भी याद रख लीजिएगा। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर बने हैं। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर बनवाए गए हैं। 7 to 8th सेंचुरी, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। और ये मंदिर चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, जिनमें से रथ मंदिर भी शामिल है और गुफा मंदिर भी शामिल। क्लियर? अब जब और वंश दिए गए हैं तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है इन वंशों के बारे में भी पढ़ना, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर आपसे किसके बारे में पूछ लेगा, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि महाबलीपुरम के मंदिर किन्होंने बनवाए? पल्लव शासकों ने, जिनमें से 2 नाम प्रथम है नरसिंहवर्मन सेकंड। कब बने हैं ये मंदिर? 7वीं से 8वीं शताब्दी में। दूसरी चीज, महाबलीपुरम के मंदिर में रथ मंदिर और गुफा मंदिर भी शामिल है और ये चट्टानों को काट के बनाए गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे चालुक्य शासक हैं और चोल वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। तो इनके बारे में जब दिया ही हुआ है तो जान लेते हैं यहीं पे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा कोई नहीं जानता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चोल वंश, आप सबको पता है चोल वंश मैंने जब आपको पढ़ाया था या प्रैक्टिस करवाई है आपकी क्वेश्चंस की, मैंने बताया था बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासकों द्वारा क्या बनवाया गया है? बृहदेश्वर मंदिर। ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर जो है किन भगवान को समर्पित है? किन भगवान का मंदिर है? तो शिव भगवान का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर। किन्होंने बनवाया था बताइए? जिन्होंने टेस्ट लगाया है प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने मैराथन क्लास ली है जीएस की, उन्हें पता है ये चीज़। बताइए, मैंने आपको बताया था कि चोल वंश के शासकों द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को में भी शामिल है, शिव भगवान को समर्पित है, लेकिन निर्माण किसने करवाया था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चालुक्य शासकों ने क्या किया था? चालुक्य शासकों ने बेसर शैली विकसित की थी वास्तुकला की, बेसर शैली का विकास किया था। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि जो वास्तुकला की बेसर शैली है उसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चालुक्य शासकों को दिया जाता है। बेसर शैली क्या थी? बेसर शैली बेसिकली नागर शैली जो उत्तर भारत में है वास्तुकला की, और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में है वास्तुकला की, उनका मिश्रण बेसर शैली। तो बेसर शैली का विकास किसने किया या बेसर शैली को विकसित करने का श्रेय किन शासकों को जाता है? तो चालुक्य शासकों को जाता है। सवाल आता है कभी कभी कि जो वास्तुकला की बेसर शैली है उसका विकास किसने किया था? तो बेसर शैली के विकास का श्रेय जाता है चालुक्य शासकों को। और बेसर शैली क्या है? उत्तर भारत में यूज होने वाली जो नागर शैली है और दक्षिण भारत में वास्तुकला में यूज होने वाली जो द्रविड़ शैली है उसका मिश्रण। उत्तर भारत के जो मंदिर बनवाए जाते हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर नागर शैली का मंदिर है। दक्षिण भारत के जो मंदिर बनवाए जाते हैं, जो वास्तुकला है उन मंदिरों की, वो द्रविड़ शैली में बनवाई जाती है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली जहाँ मिक्स हो जाते हैं वो कला कहलाती है बेसर शैली। तो बेसर शैली के विकास कैसे जाता है? चालुक्य शासकों। क्लियर? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताई है ये चीज़, और जो चीज़ मैंने बताई है वो मैं इस क्लास में आज बिल्कुल नहीं बताने वाली। 10वां टेस्ट है आपका सोशल साइंस का, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज अलग अलग मैराथन क्लासेस करवाई गई। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब करवाई गई हैं मैराथन क्लासेस, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वो। तो जब आपको अगर नहीं आप पता है तो जाके वो देख के आइए, तब बताइए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। आज सवाल मेरे होंगे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मैंने टेस्ट करवाए हैं, प्रैक्टिस सीरीज करवाई हैं, मैराथन क्लासेस करवाई हैं, तो मेरा इतना हक बनता है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं जो चीज़ मैंने बताई है आपको। तो याद रखिएगा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए, जिसमें नरसिंहवर्मन प्रथम और सेकंड का नाम आता है।
चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो शिव भगवान को समर्पित है। चालुक्य शासकों द्वारा वास्तुकला की बेसर शैली का निर्माण किया गया, बेसर शैली विकसित की गई। बेसर शैली बेसिकली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो आपको बताना है। क्लियर? तो महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाए। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ज्योग्राफी भी तो आनी है, बताइए। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? और आपके सामने ऑप्शंस हैं 13,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर। तो आप सबको पता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर्स। और सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो ये दोनों चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं कि भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। क्लियर? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? भारत की जो सीमा है सबसे स्थल सीमा, स्थल याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। अफगानिस्तान, और सबसे कम किसके साथ है? सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब तट रेखा की लंबाई। जब स्थल पता है तो तट रेखा भी जान लीजिए। भारत की जो तट रेखा यानी कि समुद्री सीमा की जो लंबाई है 1109.8 समथिंग इतनी किलोमीटर्स है। तट रेखा यानी समुद्री सीमा। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी है 1109.7 या 8 किलोमीटर समथिंग। 7 है या 8 है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लियर? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा स्थल सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की 11,096.7 किलोमीटर्स की। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की समुद्री सीमा या तटरेखा की लंबाई 11,098.8 किलोमीटर्स की है। दूसरी चीज़, भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा तय करते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा, जिनके साथ स्थलीय सीमा टच होती है और 2 के साथ समुद्री सीमा टच होती है। स्थलीय सीमा वाले कौन से हैं? नेपाल है, भूटान है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो ये जो हैं अफगानिस्तान, ये सब क्या हैं? स्थलीय सीमा टच करने वाले हैं। और समुद्री सीमा टच करने वाले 2 कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा दिमाग में। मैंने सिर्फ रिवीजन करवाया है क्योंककि मैं प्रॉपर इसको पढ़ा चुकी हूँ ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी वाली मैराथन क्लास में बाकायदे पढ़ाई है मैंने। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत विश्व का किस क्रम का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें क्रम का देश है। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ मल्टीपल टाइम इसीलिए आपको कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है? 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। क्लियर? पूरे मानचित्र में ये विश्व का मानचित्र है, मान लीजिए ये वैश्विक मानचित्र है, ये इसमें भारत यहाँ है। कितने परसेंट है भारत? कितने परसेंट एरिया में है? 2.42% एरिया में है भारत। ये भी पूछता है भारत विश्व का किस क्रम का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें क्रम का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज्योग्राफी की जो रिवीजन करवाई जा रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है जीडीपी 80 लाख करोड़ हो। जीडीपी कितनी दी गई है? 80 लाख करोड़। ठीक है भैया, जीडीपी इतनी है। और वही सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी दी गई है 85 लाख करोड़। इसका मतलब ये है कि अगर जीडीपी 80 है, 80 लाख करोड़ है और जीएनपी 85 लाख करोड़, जीएनपी कितनी है? 85 लाख करोड़ है, तो जीएनपी बड़ी है, जीएनपी ज़्यादा है। जीडीपी से दिख रही है आपको साफ साफ कि जीडीपी से जीएनपी ज़्यादा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी किसी एक निश्चित समय सीमा में या 1 साल के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा में जितना उत्पादन होता है वो है जीडीपी। और मैंने आपको इकोनॉमी के सेक्शन में, आपके टेस्ट में बार बार ये चीज़ें बताई हैं कि जीडीपी क्या है? देश की जो घरेलू सीमा में जो उत्पादन होता है, घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है, घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है वो जीडीपी में शामिल होता है।
और जीएनपी में मैंने बताया था आपको कि विदेशी आय शामिल होती है, और उस विदेशी आय में क्या शामिल होता है? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस किसे बोलते हैं? प्रेषण किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है और वो व्यक्ति अमेरिका में काम करते हुए उसका परिवार भारत में रहता है, तो वो अमेरिका से डॉलर भेज रहा है भारत, तो वो भारत की क्या होगी? आय होगी। कैसे आय होगी? मान लीजिए अमेरिका में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो डॉलर कमा रहा है, उसने भारत भेजा क्योंकि उसकी फैमिली भारत में रहती है, तो उसने डॉलर्स को भारत भेजा। फैमिली अगर भारत में रह रही है तो वो यहाँ जाएगी कपड़े खरीदने, यहाँ से सामान लेगी, तो उस डॉलर का उपयोग किसको बूस्ट करने में हो रहा है? इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में हो रहा है, इसीलिए हम उसे जीएनपी में काउंट करते हैं। तो जो बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस होते हैं वो किस में शामिल होते हैं? जीएनपी में शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं होती है, क्योंकि जितना घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन है वही जीडीपी है, लेकिन जो जीएनपी होती है उसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। जो बाहर से आय आती है वो भी नेशनल इनकम में ही काउंट होती है। क्यों नेशनल इनकम में काउंट हो रही है? मैंने बताया कि डॉलर आया इंडिया में, फैमिली उसकी इंडिया में रहती है जिसने डॉलर भेजा है, तो फैमिली को अगर कपड़े खरीदने हैं, सामान लेना है, तो वो तो इंडियन रुपी में ही कन्वर्ट करके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ना। वो कोई सामान लेने जा रहा है तो उसको पहले इंडियन रुपी में डॉलर को कन्वर्ट करेगा, फिर वो जाएगा सामान लेने। तो जो वो डॉलर है उसका उपयोग तो इंडिया में हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में हो रहा है, इसलिए वो आय में काउंट होती है हमारे। क्लियर? बहुत बार समझाया है मैंने। तो अगर जीएनपी ज़्यादा है किससे? जीडीपी से। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि जीएनपी ज़्यादा है किससे? जीडीपी से, तो अपने आप ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं? जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, और जीडीपी में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन शामिल होता है, और जीएनपी में विदेशी आय सम्मिलित होती है। तो क्या आपको ये वाला जो पॉइंट है वो दिख रहा है कि विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक हो जाएगी? घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन है वो जीडीपी है, वो शुद्ध आय, और जीएनपी से विदेशी आय भी शामिल हो रही है। तो विदेशी आय, जब जीएनपी ज़्यादा है तो विदेशी आय ज़्यादा है, तो विदेशी आय शुद्ध आय से ज़्यादा हो जाएगी। और ये मैंने आपको कई बार बताया। यहीं पे एनएनपी जान लेते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। मैं आज इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रही हूँ चीज़ें, कारण है क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बहुत बार बताई हैं, बार बार रिवाइज करवाई। एनएनपी कैसे निकालते हैं? जीएनपी में आप डेप्रिसिएशन घटा दें तो एनएनपी निकल आएगा। एनएनपी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट तब निकलता है जब जीएनपी में आप क्या घटा देते हैं? डेप्रिसिएशन, यानी कि क्षरण। क्षरण में क्या शामिल होता है? मशीनों की घिसावट, ये सारी चीज़ें। आपने कोई उद्योग खोला हुआ है, उस उद्योग में आपने मशीनें लगवाई हुई हैं, एक समय के बाद मशीनें टूटेंगी, मशीनों में क्षरण होगा, वो क्षरण ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो एनएनपी कब काउंट होती है? जब जीएनपी में क्षरण को घटा दिया जाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन किस समुदाय को आरक्षित सीटें लोकसभा से हटाता है? 101वां संविधान संशोधन, 2वां, 3, 4, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पूछा है कि 104वां संविधान संशोधन किस समुदाय की आरक्षित सीटों को लोकसभा से हटाता है? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति एससी की सीटों को हटाता है 104वां संविधान संशोधन। रिजर्व, एससी की, एसटी की, एंग्लो इंडियंस की या ओबीसी की? बताइए। आप सबको इसका आंसर पता है कि जो 104वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें रिजर्व की जाती थी उनको समाप्त कर देता है कि अब लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी वो अब नहीं की जाएंगी। और वो कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां। 104वां का एक प्रावधान और भी है कि ये ST/SC को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल और बढ़ाता है। कहाँ? राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में ST/SC जो आरक्षण है उसको 10 साल और बढ़ाता है 104वां संविधान संशोधन। 10 साल उसने और बढ़ा दिया है। तो इसमें दो प्रावधान, 104वें संविधान संशोधन में क्या दो प्रावधान है कि 104वां संशोधन संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में दो सीटें आरक्षित की जाती थी एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में, तो अब वो सीटें आरक्षित नहीं होंगी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो 104वां संविधान संशोधन कहता है। दूसरा, 104वां संविधान संशोधन और क्या प्रावधान करता है कि ST/SC को जो आरक्षण दिया जाता था लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में वो अब 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 10 साल के लिए उन्हें आरक्षण और मिलेगा। फिर कोई संविधान संशोधन होगा, फिर आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा।
तो ये दोनों प्रावधान है 104वां संविधान संशोधन में। एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें रिजर्व जो की जाती थी उनकी समाप्ति, और दूसरा ST SC को जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाता था उसको 10 साल और बढ़ा देना। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन OBC आयोग। 103वां संविधान संशोधन EWS को आरक्षण। OBC को संवैधानिक दर्जा कौन देता है? 102वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 330B में क्या है? मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको। आर्टिकल 330B किसके बारे में बताता है? OBC आयोग के बारे में बताता है। 103वां EWS को 10% आरक्षण। 104वां एंग्लो इंडियंस की रिजर्व सीट की समाप्ति और SC ST को आरक्षण को 10 साल बढ़ाना। क्लियर? महिला आरक्षण भी है इसके बाद, महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ है उसकी बात भी है अगले संविधान संशोधन में। देखिए SDG क्या होता है, सतत विकास का क्या अर्थ होता है? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहां, आप ही बताइए पहले सतत विकास क्या होता है। चलिए, सतत विकास क्या है? वर्तमान पीढ़ी बस की जरूरतें पूरा करना, भविष्य की चिंता किए बिना उपयोग करना, संतुलित उपयोग करना या प्राकृतिक संसाधनों का निषेध कर देना। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहे हैं कि ठीक है, संसाधन दिए हैं प्रकृति ने और हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके हिसाब से भी सोच के उपयोग करें। मान लीजिए पानी है, हमारे जनरेशन में तो पानी कई नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, भूजल है, हम सबसे नलकूप है, इससे हम पानी ले रहे हैं, लेकिन हम पानी का ऐसे यूज़ करें कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए भी पानी बचा रहे। हम जो संसाधन है जैसे पेट्रोलियम है, खनिज है, जो मिनरल्स हैं, हम उनका ऐसे यूज़ करें कि हमारे लिए तो उपलब्ध है ठीक है, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी उपयोग, उसके लिए भी बचे रह सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है संतुलित विकास, आने वाली जनरेशन को सोच के उपयोग करना कि मान लीजिए अभी हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ठीक है, लेकिन हम इसका ऐसे यूज़ करें जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसको पानी की कमी ना हो। जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो हम पेट्रोल का भी ऐसे यूज़ करें कि जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको भी पेट्रोल उपलब्ध हो सके, पानी उपलब्ध हो सके। पर SDG गोल्स सुने होंगे आपने, SDG गोल्स आपसे पूछे जाते हैं ना कि SDG फर्स्ट में क्या है, SDG सेकेंड में क्या है, तो कुछ SDG जान लीजिए। देखिए जैसे SDG फर्स्ट है, ये किसकी बात करता है? गरीबी खत्म करने की बात करता है। कभी कभी सवाल आ जाता है इस SDG से रिलेटेड कि SDG 1 में क्या है। SDG 1 बात करता है किसकी? गरीबी खत्म करने की। SDG जो सेकंड है वो भूखमरी की बात करता है, भूखमरी को समाप्त करने की बात करता है, भूखमरी समाप्त करने की बात करता है। जो SDG थर्ड है वो अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, अच्छा स्वास्थ्य। कभी कभी पूछ लेता है अच्छे स्वास्थ्य की बात किस SDG में की जाती है, तो 3 में की जाती है। 4 बात करता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। 5 क्या बात करता है? लैंगिक समानता की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है। 6 है वो सैनिटाइजेशन यानी कि स्वच्छता की बात करता है, जल की बात करता है। तो टोटल SDG आपको सारे तो याद हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम्स तक अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे जो SDG फर्स्ट है वो किसके बारे में बताता है? SDG फर्स्ट बताता है गरीबी को ख़त्म करने के बारे में। SDG सेकेंड किसके बारे में है? भूखमरी समाप्त करने के बारे में। अच्छा, जो SDG 3 है वो किसके बारे में बताता है? अच्छी हेल्थ के बारे में। SDG 4 हमें शिक्षा की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की। और 5 बात करता है लैंगिक समानता की यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लड़का लड़की समान। तीसरी चीज, छठवां क्या बात करता है? सैनिटाइजेशन, स्वच्छता की बात करता है। इसी तरह लाइन से अलग अलग SDG दिए गए। तो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम किसी चीज़ का ऐसा उपयोग करें कि हमारे लिए तो यूज़ में है ही है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वो उपयोग में रह पाए। क्लियर? और ये कुछ SDG है, उन्हें याद रखिएगा। तो SDG का मतलब होता है संतुलित उपयोग। पहली बात करता है SDG फर्स्ट है वो बात करता है गरीबी समाप्ति की, दूसरी बात करता है भूखमरी समाप्ति की, तीसरा हमें किसकी बात करता है? अच्छे स्वास्थ्य की, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, पांचवा जेंडर इक्वालिटी की, छठवां सैनिटाइजेशन की। इसी तरीके से चीज़ें हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हिस्ट्री भी आनी है, चलिए बता दीजिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताइए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह, चलिए बताइए। देखिए, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह हुआ क्यों था?
जो अंग्रेज थे उन्होंने भूमि कर ज़्यादा लगा दिया था बारदोली के लोगों पर, भूमि कर ज़्यादा लगा दिया था और उसी के विरोध में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ। अंग्रेजों द्वारा क्या लगा दिया गया था, जो लैंड पे जो उनकी ज़मीन हुआ करती थी उस पर टैक्सेशन वसूलते थे अंग्रेज, तो जो भूमि कर था उसको बहुत ज़्यादा अंग्रेज ने बढ़ा दिया था, उसी के विरोध में हुआ था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और उसका जो नेतृत्व करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको याद होगा यहीं बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी, सरदार की। तो कभी कभी सवाल आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और ये सवाल पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, कि तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, 1928 में हुआ था। किसके कारण हुआ था, अंग्रेजों ने भूमि कर ज़्यादा लगा दिया था, उसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ। और फिर सरदार इसी सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और भी जब बात चली ही है तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कराची अधिवेशन की। ये सवाल कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पंडित नेहरू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की मांग, आप सबको याद होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आप सबको पता है 1938 हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन की किसने की थी, जल्दी बताइए। चलिए, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आप सबने जाना ये 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, भूमि कर के विरोध में। अब कांग्रेस अधिवेशन मुझे याद आ गए कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी ने की थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, पंडित नेहरू ने की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता और नेताजी सुभाष चंद्र जी ने की थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, जल्दी बता दीजिए बिना किसी देरी के। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है, उसकी अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, कनाडा। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो आप सबको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है। कहाँ से अडॉप्ट की है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका से। जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने, जापान से ली है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और कनाडा से क्या ली है, कनाडा से ली है अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक व्यवस्था। देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, अब आपका रिवीजन चल रहा है, अब सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। आपके सामने एग्ज़ाम है, आपका जो भी पढ़ा हुआ है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे 20 नंबर का सोशल साइंस आना है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रही हूँ, 20 में 20 पाया जा सकता है सोशल साइंस में। साइंस की भी कुछ मैराथन क्लासेस डाली गई हैं, टेस्ट डाले गए हैं, उसमें भी 30 नंबर आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल बनेगा। तो देखिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जब ऑप्शन में चीज़ें दी गई हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल्स में है, तो आप सबको पता है आर्टिकल 352,
किसके बारे में बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में, जो राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल के बारे में। क्लियर? तो ये भी जान लीजिए। देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ा करिए ना, मेरा बार बार निवेदन है कि कोई चीज़ पढ़ा करिए तो एक जगह सारी चीज़ें पढ़ा करिए। कन्फ्यूज़न कभी हो ही नहीं सकता है, फैक्ट्स में तो हो ही नहीं सकता। आपको एक जगह चीज़ें पता हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं, क्या है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको डाउट्स नहीं होते कभी उन चीज़ों पे। आप बहुत क्लैरिटी के साथ एग्जाम हॉल में बैठते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे पढ़ा हुआ भूल रहा है। पढ़ा हुआ कैसे भूल जाएगा? आपने चीज़ें समझी हुई हैं। पढ़ा हुआ तब भूलता है जब हम रट रहे हैं किसी चीज़ को, हम समझ रहे हैं कि ठीक है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऐसे काम करता है, चीज़ें ऐसे होती हैं, तो फिर वो कैसे भूल जाएंगी? आपको पता है अगर कि जीएनपी में विदेशों से आने वाले रेमिटेंसेस शामिल हैं, तो जीएनपी और जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपसे बनना चाहिए वो, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, थोड़ा सा समझ के चीज़ें करनी। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? साउथ अफ्रीका से। क्लियर? विधि द्वारा स्थापित जापान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां और संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जिसपे ना तो केंद्र कानून बनाता है, ना तो सेंटर का, ना तो संघ सूची का विषय होती हैं, ना तो राज्य सूची का विषय होती है, ना ही समवर्ती सूची का विषय होती है वो सब्जेक्ट्स। तो उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है? सेंटर को मिल जाती है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? कभी सवाल आ जाए तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून सेंटर बनाता है, केंद्र बनाता है। क्लियर? और वो सूचियाँ, वो सब्जेक्ट्स जो ना तो संघ सूची का पार्ट है, ना राज्य सूची का पार्ट है, और ना ही समवर्ती सूची का पार्ट है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। क्लियर? कब कब आपातकाल लगाया गया? आपातकाल किन किन आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लगाया जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन, राज्यों में लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, चीज़ें यही है पढ़ने के लिए। मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? मुद्रा क्या काम नहीं करती है? आपके मुद्रा का क्या कार्य नहीं है और मुद्रा क्या काम नहीं करती है? मूल्य मापन का माध्यम, ये बताइए। आप कपड़ा लेने गए हैं, मान लीजिए आप कपड़े लेने गए हैं, कपड़े का मूल्य होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए आप एक साबुन लेने गए मार्केट में, साबुन का कोई मूल्य होगा या नहीं होगा? और उस मूल्य को किस में मापा जाएगा? मुद्रा में। मुद्रा में कैसे मापा जाएगा कि 10 रुपए की साबुन मापा जा रहा है कि नहीं मापा जा रहा है? तो मूल्य मापन का माध्यम, साबुन लेने गए आप, साबुन का मूल्य है 10 रुपए, तो मापन हो रहा है या नहीं? ये है विनिमय का माध्यम। आप मुझे ये बताइए, आप साबुन लेने गए, साबुन से ही समझिए, आपने साबुन ली, साबुन के बदले आपने क्या दिया? मुद्रा दी। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का माध्यम है या मुद्रा? नहीं। आपने साबुन ली और बदले में एक्सचेंज में क्या दिया आपने? मुद्रा दी। तो एक्सचेंज का माध्यम है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, आप समोसे खरीदने जाएंगे, आप जलेबी खरीदने जाएंगे, कुछ लेने जाएंगे, तो बदले में मुद्रा देंगे। एक्सचेंज का माध्यम क्या है? मुद्रा है। दूसरी चीज़, धन सहेजने का माध्यम। आप धन सहेजेंगे तो मुद्रा के रूप में सहेजते हैं या नहीं? जब आप इनका आईबी का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है, तो जो धन सहेजा जाता है वो किस रूप में सहेजा जाता है? बताइए। मुद्रा के रूप में। जब ऐसे छतों से पैसे, बारिश होती है पैसों की। और देखिए अगला है कर्ज का वितरण। समझिएगा, जो कर्ज का वितरण है वो मुद्रा में किया जाता है। कर्ज आपको दिया जाता है मुद्रा में, लेकिन ये मुद्रा का कार्य नहीं है। क्या मुद्रा खुद जारी है कर्जा देने किसी को? कर्ज का वितरण कौन कर रहा है? मान लीजिए आरबीआई कर्जा दे रहा है बैंकों को, और बैंक कर्जा दे रहा है आम जनता को, हमें कर्जा दे रहा है, तो ये मुद्रा थोड़ी कर रही है कर्जा देने का काम। मुद्रा तो सिर्फ माध्यम है। तो याद रखिएगा, पूछा है मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है मतलब मुद्रा ये काम नहीं कर रही। मुद्रा का कार्य पूछा है कि कौन सा है जो मुद्रा का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है। तो मुद्रा का क्या काम है? कर्ज का वितरण नहीं। मुद्रा कर्ज का वितरण करने नहीं जा रही है। कर्ज का वितरण व्यक्ति करता है, बैंक करते हैं। मुद्रा सिर्फ माध्यम होती है। कर्ज के वितरण का माध्यम है मुद्रा। कर्ज के वितरण का माध्यम है मुद्रा, ना कि ये मुद्रा का काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ज का वितरण, क्योंकि कर्ज का वितरण मुद्रा नहीं करती है। कर्ज का वितरण बैंक करते हैं, कर्ज का वितरण आम जनता करती है, कर्ज का वितरण आरबीआई करता है। लेकिन मुद्रा सिर्फ उसमें माध्यम होती है कि कर्जा दिया जा रहा है तो किस फॉर्म में दिया जा रहा है? मुद्रा में दिया जा रहा है। इस वजह से
तो कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो समझिएगा मूल्य मापन का माध्यम। मूल्य किस में मापा जाता है, साबुन का मूल्य किस में मापा जा रहा है, मुद्रा में, तो ये मुद्रा का काम हुआ। एक्सचेंज, विनिमय, एक्सचेंज का माध्यम क्या है, साबुन के बदले हमको मुद्रा देनी पड़ गई, साबुन के बदले हमको क्या देनी पड़ गई, मुद्रा, तो एक्सचेंज का माध्यम है या नहीं, बिल्कुल है। धन किस में सहेजा जाता है, मुद्रा के फॉर्म में ही सहेजा जाता है, लेकिन कर्ज मुद्रा नहीं देती है, कर्ज देना मुद्रा का काम नहीं होता है। क्लियर, तो कर्ज देना मुद्रा का काम नहीं है, तो आप समझ रहे हैं सिर्फ उसमें मुद्रा माध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक कौन है, जल्दी बता दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक कौन, आप सबको मैंने बताया है ये चीज़, सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। आप सबको पता है सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो किसने लिखी है। ज़्यादा समय आज इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं आप सबको क्वेश्चन में, क्योंकि अब समय नहीं है, क्वेश्चन देखिए आंसर तुरंत क्लिक होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, और दयानंद सरस्वती जी ने ही किसकी स्थापना की थी, आप सबको पता है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कभी सवाल आ जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी का बुक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्हीं का एक फेमस कोट है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कभी कभी पूछ लेता है वेदों की ओर लौटो किसका स्लोगन है, तो दयानंद सरस्वती जी का स्लोगन है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने या आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था या मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बहुत बार से ये सवाल पूछा जाता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। लोगों को ये लगता है कि इन्होंने वेदों का समर्थन किया है, इस वजह से ये मूर्ति पूजा का भी समर्थन करेंगे, और लोग गलत आंसर लगा के चले आते हैं। एक बार क्या 2-3 जगह मैंने ये सवाल देखा है कि आर्य समाज द्वारा जो वेदों की ओर लौटो जिनका स्लोगन है, तो क्या वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। तो लोगों ने क्या सोचा, अगर ये वेद का समर्थन कर रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, तो डेफिनेटली ये मूर्ति पूजा का समर्थन करेंगे, लेकिन गलत है। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, इनका एक स्लोगन क्या है, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने वेदों को समर्थन दिया, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका स्लोगन क्या है, वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने किसका समर्थन की नहीं किया था, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन बिल्कुल नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। आप सबको पता है ऑप्शंस वाली चीज़ें अगर हम देखने जाएं, क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं तो जान लेते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार इन्हीं के समाचार पत्र हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या लिखा था, सोम प्रकाश। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। ब्रह्म समाज, इनकी बुक थी राजा राम मोहन राय जी की, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार, ये समाचार पत्र थे। और रामकृष्ण मिशन। तो थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और इनका एक बहुत बड़ा स्लोगन माना जाता है, वेदों की ओर लौटो। भले इन्होंने वेदों का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। क्लियर। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, राजा राम मोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का विरोध 1829 में इन्हीं के प्रयासों से, विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की क्या लिखा था इन्होंने, सोम प्रकाश लिखा था। दूसरी एक चीज़ क्या थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है किस चीज़ में, बालिका शिक्षा में। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन चल रहा है, लास्ट टाइम का है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाननी। गिग इकॉनमी का एक नकारात्मक पक्ष क्या है, देखिए। अब देखिए गिग इकॉनमी हमने जानी कि ये क्या होती है। इसमें जो जॉब मिलती है वो कैसी मिलती है, अस्थायी तौर पे मिलती है। जो जॉब लगती है किसी भी व्यक्ति की वो कैसी लगती है, अस्थायी तौर पे, फ्रीलांसर्स के तौर पे लगती है। तो पूछा है कि गिग इकॉनमी का नकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक नेगेटिव पार्ट क्या है। तो अधिक काम के अवसर मिलते हैं, स्थिरता की कमी है, तकनीकी विकास है, उच्च आय। और गिग इकॉनमी सबसे ज़्यादा कहाँ, जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें होती है गिग इकॉनमी। एक बार सवाल आया कि गिग इकॉनमी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसका यूज़ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब आप मुझे ये बताइए कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जोमेटो आप ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से किससे ऑर्डर करते हैं, फ़ोन से ऑर्डर करते हैं। दूसरी चीज़, आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगवाई,
कि सिर्फ आप ऑर्डर कर रहे हैं, फ़ोन से ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या ये जो गिग इकॉनमी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा है सबसे ज़्यादा या नहीं है? बिल्कुल है। तो गिग इकॉनमी किसका पार्ट है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। और गिग इकॉनमी का नेगेटिव पक्ष क्या है कि इसमें जो जॉब है वो स्थायी नहीं मिलती हैं, अस्थायी तौर पे रहती हैं। तो गिग इकॉनमी की एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये है कि इसमें जो जॉब दी जाती है लोगों को वो स्थायी नहीं दी जाती है, उसमें स्थिरता की कमी होती है। क्लियर? चलिए, बोलते बोलते पानी पी लो, 1 सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिग इकॉनमी क्या है? एक अस्थायी तौर पे इसमें जॉब मिलती है, तो इसका नकारात्मक पक्ष ये हो जाएगा कि इसमें स्थिरता की कमी रहती है। चलिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथी अनुसूची में भारतीय संविधान की क्या है? अनुसूचियां आपको सारी याद होनी चाहिए। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, सारी अनुसूची पढ़ के जाइएगा, किसी से भी सवाल पूछ सकता है। और मैंने आपको प्रैक्टिसेस करवाई हैं अनुसूचियों की, जो मैराथन क्लासेस पॉलिटी की ली हैं मैंने, उसमें सूची, अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान संशोधन, विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, हर चीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई है मैंने। और मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कोई भी वनडे एग्जाम अगर देने जा रहा है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जा रहा है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं, उसके कवर पे मत जाइएगा कि उसमें ऊपर लिखा गया है एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा। जीएस हर एग्जाम के लिए सेम होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारे एग्जाम्स के लिए सेम होती है। आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से पढ़ाया गया है, जाके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, न्यायिक वेतन, सरकारी अधिकारियों का वेतन। तो बताइए संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? आप सबको पता है कि, चलिए एक लाइन बाय लाइन पता करते हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची किस में है? राज्यों और जो यूटीज हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, उनकी सूचियां किस में है? संविधान की पहली अनुसूची में, संविधान की पहली अनुसूची में है। तो संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो चौथी अनुसूची में है। न्यायिक वेतन किस में है? जो वेतन दिए जाते हैं सरकारी पदाधिकारियों को, वो दूसरी अनुसूची में। शपथ किस में है? शपथ तीसरी अनुसूची में है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अगर पता है, आपको अनुसूचियाँ पता हैं, तो आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। तो पूछा क्या था कि चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर? पहली अनुसूची क्या बताती है? राज्यों और संघ शासित प्रदेश यानी यूटी की लिस्ट के बारे में बताती है, राज्यों के नाम और संघ शासित प्रदेशों के नाम की सूची के बारे में बताती है। न्यायिक वेतन किस में है? वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में। और शपथ किस में है? शपथ का प्रावधान, तो शपथ का प्रावधान है संविधान की तीसरी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनके प्रशासन की बात की गई। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है, वो संविधान की सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का प्रावधान है। नौवीं अनुसूची आप सबको पता है पंचायती राज से संबंधित है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए? पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को कि रिकॉल होता चला जाए। प्रैक्टिस क्लास है, ये मत कहिएगा आप सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ाओ, चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जा चुकी हैं। लास्ट का टाइम है, रिवीजन का टाइम है, मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज ही करवाई जाएंगी। जिन्हें प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ना है, पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, मैराथन क्लासेस डली हुई हैं। इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जाइए जाके देख लीजिए उनको, आपको आराम से उसमें चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? चलिए, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? बताइए, कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत के पठार को, उत्तर भारत के मैदान को, उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन आते हैं बताइए? उत्तर भारत के मैदान में सिंधु और गंगा का मैदान कहा जाता है, जिसे सिंधु और गंगा का मैदान कहा जाता है।
तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? सिंधु गंगा का मैदान। तो कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार, दक्कन का पठार मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है, साउथ वाला एरिया, प्रायद्वीपीय पठार का बहुत बड़ा हिस्सा दक्कन के पठार से घिरा हुआ है। जो दक्कन का पठार है वो किस पठार का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? उत्तर भारत का मैदान मतलब जो सिंधु गंगा का मैदान, उसको दक्कन के पठार से कौन अलग करता है? तो बताइए, दक्कन के पठार से कौन अलग करेगा? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल की पश्चिमी घाट। तो जो उत्तर भारत का मैदान है, मान लीजिए ये उत्तर भारत का मैदान है, सिंधु गंगा का मैदान है ये, और ये है दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है, प्लेटू ऑफ दक्कन। इसको अलग करने का काम करती है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है विंध्याचल पर्वतमाला? गुजरात से फैली हुई है, पश्चिम में गुजरात से फैली हुई है मध्य प्रदेश तक, ये विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये क्या है? उत्तर भारत का मैदान है, ये दक्कन का पठार है, इसको अलग करने का काम कौन कर रही है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ गुजरात, पश्चिम में गुजरात में से यहाँ एमपी तक फैली हुई है। तो इस वजह से मैंने ये आपको बताया थोड़ा सा चित्र बना के। चित्र बनाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास कर रही हूँ इस चीज़ का। दक्कन का पठार ये, तो उत्तर भारत के मैदान जिसे सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है, उसको दक्कन के पठार से अलग करने का काम कौन कर रहा है? विंध्याचल पर्वतमाला ये। और विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? पश्चिम में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये इन दोनों को अलग कर रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला। दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदान से अलग करती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ज्यादा हिस्सा किससे घिरा हुआ है? दक्कन के पठार से ही घिरा हुआ है। सवाल पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ज्यादा हिस्सा किससे घिरा है? दक्कन के पठार से। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों का भंडार कहा जाता है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश वाले रीजन में स्थित है। क्लियर? चलिए, पश्चिमी घाट जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली। कभी कभी सवाल आ जाता है कि सबसे पुरानी श्रृंखला पर्वतों में कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी आपको। पर्यावरण संरक्षण हेतु डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? जल्दी बता दीजिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल शामिल है? डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है? जल्दी बताइए। संविधान के कौन से भाग में है? डीपीएसपी 4 में है। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जब पढ़ रहे हैं डीपीएसपी तो सिर्फ पढ़िए ही। बताइए, पर्यावरण संरक्षण किस आर्टिकल में है? 48A, 47, 49, 46। तो आप सबको पता है कि पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48 में क्या है? अगर आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण है तो 48 में क्या है? 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई। कृषि और पशुपालन की बात की गई। आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 47 पोषण स्तर की बात करता है। और कब एक बार एक सवाल आया कि शराब पीने की मनाही किस आर्टिकल में? पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य। तो सीधी सी बात है, आपका स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? जब आप शराब पिएंगे कि नहीं पिएंगे? जब आप शराब नहीं पिएंगे। तो शराब पीने की मनाही किस में की गई है? आर्टिकल 47 में की गई है, क्योंकि 47 में लोक स्वास्थ्य की बात है। अब बताइए एग्जामिनर का क्या मूड रहा होगा कि उसने पूछ लिया कि बताइए शराब पीने की मनाही किस आर्टिकल में? तो आपको पता है, जिन्होंने पढ़ा है और थोड़ा सा आराम से पढ़ा है, कि 47 लोक स्वास्थ्य की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। अच्छा स्वास्थ्य कब होगा? जब हम शराब नहीं पिएंगे। तो शराब नहीं पीने की बात किस में करेगा? लोक स्वास्थ्य वाले उसमें। तो आर्टिकल 47 हमें पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। 49 क्या बताता है? तो आप सबको पता है 49 में नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 49 क्या बताता है? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। तो राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात आर्टिकल 49 में की गई है। नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात की गई है। 46 क्या बताता है? एसटी एससी के जो वर्ग के लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको आरक्षण देने का प्रावधान या उन्हें आगे बढ़ाने का प्रावधान।
कितनी मेहनत की जाती है आपके लिए एक वीडियो के लिए, और आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि कुछ नहीं करना है, कोई पेड कोर्सेज मत लीजिए, पेड आपसे करवाया ही नहीं जा रहा, सब फ्री में पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए किन लोगों तक, जिन्हें आप चाहते हैं सिलेक्शन हो, जिन्हें नहीं भी चाहते हैं तो एक मानवता के नाते शेयर कर दीजिए कि लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। हाइप क्रिएट करने वाले बहुत हैं, आपका एग्ज़ाम इस लेवल का आने वाला है, आपका एग्ज़ाम ऐसे आएगा वैसे आएगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रियलिटी बस इतनी होती है कि जो चीज़ें आपको पता होती हैं उन्हीं की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवा के ही आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाया जाता है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दे कि अरे टफेस्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी तक की हिस्ट्री के, टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते वही हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और आपके सिलेबस के पार्ट में ही नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। गलती वहाँ हो जाती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उसी सिली मिस्टेक्स में हम 1-2 नंबर अपने खो देते हैं, और कोई बाहर 1-2 नंबर से ज़्यादा एग्जाम में नहीं होता, आधे से ज़्यादा लोग 1 से 2 नंबर से ही बाहर होते हैं, और कमी यही होती है प्रैक्टिस की कमी, और हम वही करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो पर्यावरण संरक्षण की बात किसमें की गई है, तो हमने क्या जाना कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है, 48A में की गई है पर्यावरण संरक्षण की बात। तो 48 में क्या है भाई, 48 में कृषि और पशुपालन की बात है, 47 में क्या है, पोषण स्तर की बात है, अच्छे स्वास्थ्य की बात है, शराब पीने की मनाही की बात है। 49 क्या बताता है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात करता है, यानी कि नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात 49 करता है। 46 में क्या है कि ST SC और जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, ST SC और जो भी कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको आर्थिक और शैक्षिक रूप से बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के लिए क्या दिया जाए, आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो 46 में बेसिकली क्या है, कमज़ोर वर्गों को संरक्षण देने की बात की गई है 46 में। क्लियर, तो पर्यावरण संरक्षण है आर्टिकल 48A। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारण कौन से तंत्र पर निर्भर करता है, बताइए। फॉरेन एक्सचेंज का जो निर्धारण है, विनिमय दर है, उसका निर्धारण कौन से तंत्र पर निर्भर करता है, और आप देखिए पहले समझ लीजिए फिर उसका आंसर आप खुद बताइएगा। विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट, मान लीजिए $1 बराबर वर्तमान में है 80 रुपीज़ या 85 रुपीज़, ठीक है, 85 रुपीज़ ये वर्तमान में मान लीजिए ये है, तो ये जो $1 85 रुपीज़ के बराबर है, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, या इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन की जो मुद्रा है उसका हमारे देश की जो मुद्रा में क्या मूल्य है, तो वही कहलाता है, उसी को बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। मतलब जिस दर पे हमारे भारत की जो मुद्रा है वो दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट होती है, वो कहलाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी वही होता है कि किसी बाहर की मुद्रा का हमारी मुद्रा में वर्तमान मूल्य क्या है। अब आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मैंने पहले भी समझाया है लेकिन एक बार और समझा देती हूँ। मान लीजिए डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ी, डिमांड यानी कि मांग, डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप अपने स्तर पे सोचिए, हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हम बघेलखंड से हैं, तो हमारे बघेलखंड में कहा जाता है कि तोर डिमांड बढ़ गई तो तोर वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है तो तुम भाव खाने लग गए हो, तो कहते हैं अब तक भाव खाइए ना तो डिमांड बढ़ गई, तो मतलब कि तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है इस वजह से तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, तो तुम भाव खाओगे का मतलब होता है तुम्हारे भाव बढ़ गए। तो इन द सेम वे अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू, जो उसका भाव है, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यदि डॉलर के भाव बढ़े तो पहले $1 बराबर 85 रुपीज़ था, अब यही डॉलर पहुंच जाएगा 100 रुपीज़। क्यों? क्योंकि डॉलर के भाव बढ़ गए, तो इस डॉलर का मूल्य कितना हो जाएगा, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो गया और $1 अब कितने बराबर हो गया, 100 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो मतलब हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू घट गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। इसी तरह उल्टा, मान लीजिए डॉलर की डिमांड घट गई, पहले $1 बराबर 85 रुपीज़ था, अब डॉलर की अगर डिमांड घट गई तो अब यही डॉलर कितना हो जाएगा, अब यही डॉलर डिमांड घटने में हो जाएगा मान लीजिए 45 रुपीज़ का। तो ये 45 रुपीज़ का कब हुआ, जब इसकी डिमांड कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो गई तो भाव उतर गए। तो ये होता है मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई का। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। मांग बढ़ रही है भाई, सीधी सी बात है। और वो समोसे वाला एग्जाम्पल तो मैंने कहा है आपको दिमाग में बैठा लेना है। आपके मोहल्ले में एक समोसे वाला है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा है उसकी सप्लाई कम है तो लोग उसके समोसे खरीदने जाएंगे और वो मनमाने पैसे पे देगा आपको।
इसी तरीके से जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब वैल्यू बढ़ जाती है तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है। जब डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। जिस दर पे एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट हो रही थी, वो जो रेट है वो बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट वो होता है जब एक मुद्रा दूसरे मुद्रा पे जो कन्वर्ट होती है उसकी दर। और मान लीजिए पहले $1 85 रुपए के बराबर था, लेकिन अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ी। जब वैल्यू बढ़ी तो अब $1 कितने बराबर हो गया? 100 रुपीज़। वैल्यू बढ़ गई। मान लीजिए डिमांड कम हो गई डॉलर की, तो जो $1 पहले 85 रुपीज़ का था, अब वही डॉलर कितना हो गया? जब डिमांड घटने में अब वही डॉलर 45 रुपीज़ का हो गया, यानी कि घट गया है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है वो किस पे चल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। कि अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, और अगर डिमांड कम हुई तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो किस पे चल रहा है? मांग और आपूर्ति पे, डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड को हिंदी में क्या बोला जाता है? डिमांड को हिंदी में मांग कहा जाता है। तो ये जो पूरा एक्सचेंज रेट चल रहा है वो किस पे चल रहा है? डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया डॉलर का, और यदि डॉलर की डिमांड घट गई, यदि ये घटी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया। तो अब आप मुझे बताइए, फॉरेन एक्सचेंज रेट के निर्धारण में क्या विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति वाला मैकेनिज्म काम आएगा कि नहीं आएगा? किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कोई चीज़। और इकोनॉमिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। आप सब ने मैराथन क्लासेस के लिए बोली, मैं एक मैराथन क्लासेस लेके आई थी। सेकंड की हो गया, थोड़ा सा समय की कमी है, चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही हैं, लेकिन मैंने यही सोचा था कि जब मैं टेस्ट करवाऊँगी वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगी, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको पता चल सके। तो बस इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, डरने का सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स समझने का सब्जेक्ट। कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वही है। उसकी कैसे मैकेनिज्म काम करता है कि यदि मान लीजिए डॉलर है, उसकी डिमांड बढ़ गई, डॉलर की अगर डिमांड बढ़ गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। डॉलर की डिमांड घट गई तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट घट जाएगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किस पे काम कर रहा है? डिमांड और सप्लाई पे काम कर रहा है, यानी कि मांग और आपूर्ति पे काम कर रहा है। मांग को बोलते हैं डिमांड, आपूर्ति को बोलते हैं सप्लाई। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन से तंत्र पर निर्भर करता है? कौन से तंत्र पर ये निर्भर करता है? डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म पर ये काम करता है। क्लियर? चलिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यहाँ मैं एक लाइन जोड़ देती हूँ, आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? बताइए, भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? याद रखिएगा, व्यवस्थित पूछ रहा है, व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? और आपके सामने ऑप्शन है 1872, 1881, 1901, 1951। मैंने आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर दिया, वरना आपको कंफ्यूजन होता है इसमें। बताइए, भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? आप सबको पता है कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इनके मुंह पे लॉर्ड अच्छा नहीं लगता है, मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। लेकिन व्यवस्थित जनगणना पूछा है तो याद रखिएगा कि अगर व्यवस्थित जनगणना पूछा है तो व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन के कार्यकाल में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये सवाल क्यों प्रासंगिक हो जाता है मैं बताती हूँ। ये सवाल इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि आप वापस आपके देश में जनगणना होने वाली है। संसद के गलियारों में जनगणना की काफ़ी चर्चाएं हैं, और एक जनगणना की जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है जातीय जनगणना, यानी कि कास्ट सेंसस। इस बार की जो जनगणना होगी उसमें कास्ट सेंसस आधारित जनगणना होने वाली है, यानी कि जातीय जनगणना होने वाली है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में जातीय जनगणना होगी, इसके पहले भी एक बार भारत में जातीय जनगणना हो चुकी है।
तो इस चीज़ का जो हाइप क्रिएट किया गया है कि जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, कास्ट सेंसस होंगे, तो इस वजह से, और जनगणना होने भी वाली है, कोविड आ गया था, नहीं तो जनगणना हो जाती अब तक। कोविड के बाद फिर चीज़ें सरकार के पक्ष में नहीं थी तो उन्होंने नहीं करवाई जनगणना, फिर से वापस जनगणना होने वाली है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली जनगणना कब शुरुआत हुई थी। तो व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। हालांकि नॉर्मल तरीके से जनगणना मेयो के कार्यकाल में भी 1872 से शुरू की गई थी। क्लियर? चलिए, तो कभी सवाल आ जाए कि व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत तो रिपन के कार्यकाल में 1881 में। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, पहली बार कास्ट सेंसस हुए कब थे? कास्ट सेंसस मतलब जातीय जनगणना पहली बार कब हुई थी? बताइए कमेंट करके। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? संयुक्त बैठक की प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सवाल पूछा जाता है। तो आर्टिकल 108 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। अब आ जाते हैं अपने सवाल में, पूछा क्या जा रहा है। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? अच्छा, ये पूछ रहा है कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। बता दीजिए कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमने किस देश से लिया है? जल्दी बताइए, समय तो आपको भी दिया जाएगा, टेस्ट चल रहा है। हमारी भी सीमाएं बोलते बोलते बिल्कुल गला। जो संयुक्त बैठक है संविधान की, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसमें है? आर्टिकल 108 में है। लोकसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? बता चुकी हूँ मैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का हक केंद्र को होता है, और ये इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं अवशिष्ट शक्तियों में जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों के पार्ट नहीं होते हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में उन सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। ये ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान अमेरिका से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो संसद चलती है वो यहीं ब्रिटेन से ली गई थी, संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता कहाँ से ली है? बताइए। आज मेरा नंबर है सवाल पूछने का और मैं पूछूंगी, मेरा हक है, मैंने पर्याप्त पढ़ा दिया है आपको। तो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान कहाँ, किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान। किस आर्टिकल में है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? आर्टिकल 108 में है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ। इनमें कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं? वो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का हिस्सा नहीं होते हैं, वो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल होते हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का हक किसको होता है? सेंटर को होता है, केंद्र कानून बनाती है इस पे। जैसे केंद्र सूची के सब्जेक्ट्स पे कौन कानून बनाता है? केंद्र। राज्य सूची के विषयों पर राज्य, संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसी तरह अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। क्लियर? चलिए, और क्या बोल रही थी मैं? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है और अमेरिका से मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का पद है, संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ली है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल है, यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दर को घटाता है तो आमतौर पर क्या होता है? बड़े अच्छे तरीके से बताया है मैंने ये आपको।
यदि केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मेरा सवाल ये है आपसे। केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, और कह रहा है कि आरबीआई क्या कर रहा है? ब्याज दर घटा रहा है। ब्याज दर घटा रहा है। ब्याज दर घटाता है तो आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने। जो बैंक है वो ऋण कम देते हैं, मुद्रा आपूर्ति घटती है। वाणिज्यिक बैंक ऋण को बढ़ा देते हैं और मुद्रा की लागत बढ़ती है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के टेस्ट देखे हैं, उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। बताइए। देखिए, कहा गया है कि जो आरबीआई है वो ब्याज दर को घटा रहा है। जब आरबीआई कम ब्याज पे पैसे दे रहा है, ब्याज दर को घटा रहा है, कम ब्याज पे पैसे दे रहा है, तो क्या अगर आपको कोई व्यक्ति कम ब्याज पे पैसे दे और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आप उसके पास दौड़ के पैसे लेने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो बैंक भी जाता है कम ब्याज दर पे पैसे लेने आरबीआई के पास। बैंक क्या करेगा पैसे लेके? बैंक जाता है, पैसे लेता है और आम जनता को पैसे देता है। आम जनता को पैसे देके क्या करता है बैंक? आम जनता से ब्याज वसूलता है। बैंक क्या करता है? आम जनता को ऋण देता है, लोन देता है, और लोन देके क्या वसूलता है आम जनता से? ब्याज। मान लीजिए आरबीआई से इसने 2% पे पैसे लिए, आम जनता को इसने 4% पे दिए, तो 2% का प्रॉफिट बैंक को। क्लियर? ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यदि आरबीआई बैंकों को कम ब्याज पे पैसे दे रहा है, तो बैंक दौड़ के जाएंगे पैसे लेने की नहीं लेने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्यों लेने जाएंगे? बैंक कहेंगे कि हम 2% इंटरेस्ट रेट पर, 2% ब्याज पर आरबीआई से पैसा उठाते हैं और हम 4% इंटरेस्ट रेट पर आम जनता को पैसे देंगे, तो जो 2% का इंटरेस्ट रेट का प्रॉफिट है वो हम कमाएंगे। बहुत सही बात है। तो जब जैसे ही आरबीआई ब्याज दर को घटा देता है, बैंक दौड़ के पैसे लेने जाते हैं, बैंक पैसे देते हैं आम जनता को, लोन आम जनता को देते हैं और ब्याज वसूलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि आरबीआई ब्याज दर को घटाएगा तो बैंक आम जनता को ऋण ज़्यादा देंगे या कम देंगे? तो सीधी सी बात है, जब आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, बैंकों को कम ब्याज दर पे ज़्यादा पैसा मिला, तो वो आम जनता को ऋण ज़्यादा देंगे, आम जनता को लोन ज़्यादा देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बैंक है वो ऋण को बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं समझ में आया कि केंद्रीय बैंक था आरबीआई, उसने ब्याज दर को घटा दिया। बैंक दौड़ के गए कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेने बैंक के पास। बैंकों को लगा कि हम आम जनता को अब इंटरेस्ट रेट पे पैसे देंगे, तो बैंकों ने क्या किया? जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया, क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्होंने ले लिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण आम जनता को देंगे। तो वाणिज्यिक बैंक ऋण को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत समझिए, यदि केंद्रीय बैंक आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देता, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे उल्टा किया इसने। आरबीआई अब क्या कर रहा है? आरबीआई ने ब्याज दर को बढ़ा दिया, क्योंकि सवाल तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है ना, सवाल तो किसी भी प्रकार से पूछेगा। ब्याज दर को बढ़ाना, ब्याज दर को घटाना, हर तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दर को बढ़ा दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है, तो क्या बैंक पैसे लेने जाएंगे? आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई पैसे दे रहा है, ज़्यादा ब्याज पे पैसे दे रहा है, आप पैसे लेने जाओगे उससे? आपको मैं तुलना करके दे रही हूँ। मैं किसी व्यक्ति को 2% इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रही हूँ और दूसरा कोई व्यक्ति है वो 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रहा है, तो लोग पैसे लेने किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रही हूँ। यही होता है कि जैसे ही आरबीआई ब्याज दर को घटा देता है, तो बैंक उसके पास दौड़ के पैसे लेने जाता है, और जब बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आम जनता को ऋण ज़्यादा देता है। लेकिन जैसे ही ब्याज दर आरबीआई बढ़ा देता है, तो बैंक फिर नहीं जाते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई के पास पैसा लेने। तो जब ये आरबीआई के पास पैसा लेने बैंक जा ही नहीं रहा है, तो क्या बैंक के पास पैसा होगा? नहीं होगा। और जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो क्या ये आम जनता को पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो यही सवाल अगर आ जाता कि यदि आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देता है तो क्या होता है, तो फिर ये वाली स्थिति होती है कि फिर बैंक ऋण कम देना चालू कर देते हैं, क्योंकि बैंकों के पास खुद पैसे नहीं है। जब खुद पैसे नहीं है तो वो ऋण भी कम देगा। क्लियर? थोड़ा सा समझिए, इकोनॉमिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार समझ में आ गया, जीवन में नहीं भूलेगा। सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई, दैट्स इट। इतना समझिए, पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी।
तो यदि ब्याज दर बढ़ रहा है तो बैंक आरबीआई के पास नहीं जा रहे हैं, जब बैंक आरबीआई के पास नहीं जा रहे हैं तो आम जनता को भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस विपरीत स्थिति में आंसर ये राइट होता। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि ब्याज दर घटा रहा है, अभी क्या कहा गया है, घटाता है। तो जैसे ही घटाएगा तो बैंक पैसे लेने जाएंगे, बैंकों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो आम जनता के हाथ में पैसा होगा, और आम जनता के हाथ में पैसा होगा तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म ये भी समझ लीजिए लगातार कि यदि आम जनता के हाथ में पैसा होगा तो आम जनता डिमांड बढ़ाएगी। मेरे हाथ में पैसा है तो मैं मार्केट जाऊँगी चीज़ लेने, जब मैं डिमांड बढ़ाऊँगी तो क्या बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। तो कभी कभी सवाल आता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसमें डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है, तो डिमांड ज़्यादा होती है। ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, बैंक दौड़ के गए आरबीआई के पास पैसा लेने, आम जनता को ऋण दिया उन्होंने, आम जनता के हाथ में पैसा आया, आम जनता तुरंत मार्केट गई सामान लेने, आम जनता ने मार्केट जाके डिमांड बढ़ाई। जैसे ही डिमांड बढ़ाई और अगर मार्केट में चीज़ों की सप्लाई कम है, तो जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन आना तय है, महंगाई आना तय। और इसी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड कब है, जब लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों के हाथ से पैसा खींचो। लोगों को पैसा कौन दे रहा है, लोगों को पैसा बैंक दे रहा है। तो जब लोगों के हाथ से पैसा खींचना है तो बैंक के हाथ से पैसा खींचो। बैंक के हाथ से कैसे पैसा खींचेगा आरबीआई, ब्याज दर को बढ़ा देगा। जैसे ही ब्याज दर बढ़ाएगा अब बैंक नहीं जा पाएंगे आरबीआई के पास पैसा लेने, तो जब आरबीआई के पास वो पैसा लेने नहीं जाएंगे तो आम जनता को वो पैसा नहीं दे पाएंगे। आम जनता के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो आम जनता डिमांड नहीं बढ़ाएगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, और ये कहलाती है आरबीआई की मौद्रिक नीति। इस तरह कंट्रोल करता है आरबीआई इन्फ्लेशन को, यही कहलाती है मॉनिटरिंग पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बार बार ब्लर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस स्थिति में जब घटाएगा तो वो ऋण बढ़ाएंगे जो बैंक है। क्लियर। वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए। देखिए पढ़ने में मज़ा तभी आता है और पढ़ाने में जब कोई चीज़ ऐसे न रटाई जाए कि इसका ये इसका ये इसका ए। क्लियर। रट थोड़ी रहे हैं। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, आपका व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का मतलब होता है समझ विकसित करना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ मैं, बस इतना ही कहूँगी जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा इस चीज़ से हट के कि हमको ठीक है ये पढ़ना है कि इसका ये आंसर है बढ़ जाओ, नहीं, थोड़ा सा समझ हमारी विकसित हो सके। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जानिए ना कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में लोग कहते हैं क्या सीखें, हिस्ट्री से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पॉलिटी से क्या सीखें, आपके अधिकार, आपके मौलिक अधिकार, आपके कर्तव्य, आपको पता चल रहा है कि आपका भारत के नागरिक हैं, तो एक नागरिक होने के तौर पे आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। आप सरकार से प्रश्न उत्तर करने के लिए आप कैपेबल बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक नौकरी लग रही है, आप वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आपने एजुकेशन ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की है, तो अगर आप कहीं समाज में खड़े हो रहे हैं किन्हीं लोगों के बीच में, तो आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है, आपको पता है कि देश कैसे चल रहा है, हमारा देश कैसे रेगुलेट हो रहा है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमें सरकार जिन्हें हमने नेता के तौर पे चुना है उनसे हमें क्या प्रश्न करने हैं। जो लोक सेवक होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं, लेकिन हमारे देश में जो नेता हैं उनको जनता हम सेवक बन के उनके सामने जाते हैं। तो वो अधिकारों का ज्ञान, उन कर्तव्यों का ज्ञान तभी होगा, उस समझ का विकास तभी होगा जब भारत का हर बच्चा शिक्षित होगा। इसलिए एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कि लोग कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हम पेड कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, हम आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे। थोड़ा समझ भी विकसित करवानी चाहिए बच्चों में, मेरा तो सिर्फ यही मानना है। मैं और ज़्यादा कौन होती हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। मेरे विचारों का स्तर इतना ही है कि मैं समझती हूँ कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती और वास्तव में प्ले करती। वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला सवाल है, वुड डिस्पैच 1854 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आप सबके सामने, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना, भारतीयों को सैन्य प्रशिक्षण देना, भारतीयों को धार्मिक शिक्षा देना और भारतीयों को कृषि में प्रशिक्षित करना। तो बताइए वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है? बताइए, आपके सामने सवाल है कि वुड डिस्पैच भारतीय उसका उद्देश्य क्या था। फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। वुड डिस्पैच जो है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है। भारतीय
शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है। मैंने शिक्षा पे इस वजह से इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया क्योंकि वुड डिस्पैच आया सामने, तो मेरे दिमाग में सडन वो अंग्रेजी शिक्षा नीति आ गई कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को मानसिक तौर पे गुलाम बनाया सिर्फ एक शिक्षा बदल के। तो इस वजह से शिक्षा बहुत बेसिक रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है वुड डिस्पैच। ठीक है, पहली चीज़ ये। एक सवाल ये आता है कि भारतीय शिक्षा का भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये बात की गई थी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो आपको अपनी भाषा में दी जाएगी, जो उच्च शिक्षा होगी वो अंग्रेजी पे दी जाएगी, और कई सारे प्रावधान किए गए थे। जो वुड डिस्पैच है, तो वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? भारतीयों को शिक्षा देने से या भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने से। तो वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। और वुड डिस्पैच का अर्थ क्या था? वुड डिस्पैच क्यों आया था? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित था और इसके लिए आया था। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित क्या था? ये घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र। तो वुड डिस्पैच क्या था? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित घोषणा पत्र था ये। क्लियर? और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, कभी सवाल आ जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय जो भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जाए। क्लियर? तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित एक घोषणा पत्र था, भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसी वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। कभी सवाल आ जाए तो राइट आंसर वुड डिस्पैच। चलिए, राइट आंसर जान लीजिए, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे समाप्त होता है। फिर इसने ब्लर लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास बहुत शानदार रही, मुझे भी पढ़ा के आनंद आया। मैं आशा करती हूँ आप सबकी को भी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में बता दीजिएगा कैसी लगी है। दूसरी चीज़, आपने कितने आंसर सही किए हैं, और एक बहुत कॉमन सी चीज़ कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब अपने गांव, अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले का नाम लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और बस आशा करती हूँ आप सब ऐसे ही जल्दी सिलेक्शन लेंगे। यही क्रम चलता रहेगा आपके एग्जाम्स तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक हम इसी तरह प्रैक्टिस सीरीज लाते रहेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और सबसे बड़ी बात कि बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम देख लीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक डलते रहते हैं। एक अगली चीज़ की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके जिन्होंने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं अलग अलग टॉपिक वाइज, वो एग्जाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसी तरह के MCQ सॉल्व करवाए गए हैं उसमें टॉपिक वाइज। अगले ही वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।